जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। जो भी आप पेपर देंगे उस सिलेबस के अनुरूप एक टॉपिक है जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। हमेशा पेपर में क्वेश्चन आया ही है, पिछले साल का दोनों सेट देख सकते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई का पेपर हुआ है, यह क्वेश्चन आया ही आया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। आज आपका 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, मानवाधिकार जितना यह वीडियो होगा वह आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। यानी कि जो भी इस क्लास में है, इतने क्लास में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। वह अलग बात है कि दुनिया भर का कचरा आप भरेंगे, उससे पेपर का क्वेश्चन आए ना आए अलग बात है। जितना हम क्वेश्चन इसमें हम डिलीवर कर देंगे, उसी से पेपर में क्वेश्चन आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 23 से 24 मिनट का टॉपिक है। आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्लास 1 है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, देखिए सबसे पहली बात यह समझिए अधिनियम क्या होता है। अधिनियम बहुत बार हमने चर्चा भी किया था। अधिनियम का मतलब होता है एक कानूनी शब्द। अधिनियम का मतलब होता है एक कानून या अधिनियम एक कानूनी शब्द है। अधिनियम एक कानूनी शब्द है। अधिनियम एक कानूनी शब्द है। इस अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून या नियम, कानून या नियम या संहिता या विधि, संहिता या विधि, यानी कि ऐसा नियम कानून, ऐसा नियम कानून जो हमारा सरकार, हमारा भारत सरकार या संविधान लागू करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। तो अधिनियम का मतलब कानून कहिए, नियम कहिए, संहिता कहिए, जो भी कहिए। तो यहां पर जो अधिनियम हमें चर्चा करना है, उस अधिनियम का नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ध्यान से सुनिएगा, उस अधिनियम का नाम क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। यानी कि अगर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? मानवाधिकार, यानी कि मानव का जो अधिकार है, इसका संरक्षण करने के लिए जो नियम बना, एकदम सिंपल देखिएगा, मानव के अधिकार को संरक्षण करने के लिए जो नियम बना, उसी को बोलते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव के अधिकार। अब मानव के अधिकार क्या होंगे भाई? कहेगा हमें बीड़ी पीने का अधिकार है, नहीं, ऐसे फालतू के अधिकार नहीं। मानव के समानता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, प्राण का उसका अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह सारे जो अधिकार होते हैं, जो मानव को एक सज्जन व्यक्ति की तरफ ट्रीट करे, या यूं कहें मानव को समाज में समानता दे, समाज में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दे, समाज में एक बंधुता स्थापित करे। तो ऐसे जितने भी अधिकार होते हैं जो मानव को दिए जाते हैं, है ना, मानव के अधिकार को संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम आया, उसे बोलते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या बोलते हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। सबसे पहली बात, यह मानवाधिकार संरक्षण जो यह कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले किस देश में था? तो याद रखेंगे यह कहां पर था? फ्रांस में था। कहां पर था? फ्रांस में। और याद रखेंगे जो मानवाधिकार संरक्षण का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यह पेरिस समझौता से लिया गया। कहां से लिया गया है? पेरिस सम्मेलन से लिया गया है। मानवाधिकार संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वह कहां से लिया गया है? पेरिस सम्मेलन से। अब देखिए क्या है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। यह लागू होता है भाई, याद रखेंगे, यह लागू होता है, कब लागू होता है? 28 सितंबर 1993 को। यह क्वेश्चन पेपर में आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को क्या होता है? लागू होता है। केवल इतना क्वेश्चन आता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो बताएंगे 1993। क्या बताएंगे? 1993। देखिएगा, यह अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों जरूरत पड़ी इसको? अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है, या इस अधिनियम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो समझिएगा, इस अधिनियम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहां पर देखिए, मानव को एक विशेष अधिकार है, मानव को एक विशेष अधिकार है, मानव को, है ना, मानव को समानता का अधिकार है, मानव को, है ना, व्यक्ति को समानता का अधिकार है, व्यक्ति को समानता का अधिकार है, पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। यह सारे अधिकार मानव को है, और इन अधिकारों का उल्लंघन ना हो,
इन अधिकारों को कोई छीने ना, इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हम मानव हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है कि कोई फॉर्म आता है हम भी भरेंगे, आप भी भरेंगे, सब लोग भरेंगे, समानता का अधिकार है। इसके साथ साथ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हमारे प्राण और देह के लिए जो भी काम जरूरी है वो हम कर सकते हैं, कोई भी हमें रोके टोकेगा नहीं। तो मानव को कुछ अधिकार दिए गए हैं और उसी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में आया। इन्हीं को सुरक्षित करने के लिए मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में आया, 1993 में आया। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मानवा अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है यह कब आया, तो 1993 में। या दूसरी बार यह भी पूछ देता है कि मानवा अधिकार संरक्षण की परिभाषा बताएं, मानवा अधिकार की परिभाषा बताएं, तो याद रखेंगे परिभाषा की चर्चा धारा 2 में है। परिभाषा की चर्चा किसमें है? धारा 2 में। कैसे कोई पूछेगा परिभाषा दो, कहेगा परिभाषा दो, तो किसमें है? धारा 2 में। परिभाषा दो किसमें है? धारा 2 में। तो मानवा अधिकार संरक्षण की परिभाषा है व्यक्ति के प्राण, गरिमापूर्ण जीवन, समानता जैसे अधिकार को मानवा अधिकार कहते हैं। समानता जैसे अधिकार को मानवा अधिकार कहते हैं। और इन्हीं मानव के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, 1993 में आया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, ध्यान से सुनिएगा, इसी मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, सुनिएगा, इसी मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह देख रहे हैं सितंबर में था। इसी मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवा अधिकार आयोग का गठन हुआ। ध्यान से सुनिए, इसी मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवा अधिकार आयोग का गठन हुआ। लिखते हैं मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, के तहत मानवा अधिकार आयोग का गठन हुआ। मानवा अधिकार आयोग का गठन हुआ, है ना। अब हमारा टॉपिक है मानवा अधिकार आयोग। सुनिएगा भाई, मानवा अधिकार आयोग, कोई पूछा जाए इसका गठन कैसे हुआ तो क्या बताएंगे? मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ। इसका क्या हुआ? गठन हुआ। और इसका जो गठन हुआ, याद रखेंगे, इसका गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो आयोग है इसका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा। इसका ऑफिस है दिल्ली में। इसका ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में है। इसका ऑफिस कहां पर है भाई? कहां पर है? दिल्ली में। मानवा अधिकार आयोग का ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में है। स्थापना कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को। थोड़े समय के लिए आपका ध्यान आकर्षित हम बोर्ड पर करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे मानवा अधिकार आयोग का स्थापना, मानवा अधिकार आयोग की स्थापना पूछे तो 12 अक्टूबर 1993 बताएंगे। कहीं आपसे पूछ दिया मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? अधिनियम, संरक्षण अधिनियम पूछे, आयोग नहीं, संरक्षण अधिनियम, क्या बताएंगे? 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993। एक क्वेश्चन और भी आता है, पूछा जाता है मानवा अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर। लिख लेंगे, मानवा अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अब हमारे चर्चा का विषय होगा मानवा अधिकार आयोग। डालते हैं हेडिंग और लिखना शुरू करते हैं। आप भी लिखेंगे साथ में मानवा अधिकार आयोग। पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से बन जाता है। लिखेंगे मानवा अधिकार आयोग, मानवा अधिकार आयोग, मानवा अधिकार आयोग। स्थापना कब हुई? तो क्या बताएंगे? 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई। कैसे हुई? मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। यह चीजें आपको पता हो गया। देखिए मानवा अधिकार
मानवाधिकार जो आयोग है, मतलब एक ऑफिस है, मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? क्या संविधान में इसका वर्णन है? संविधान में वर्णन है इसका? तो कहेंगे नहीं, संविधान में वर्णन नहीं है इसका। वर्णन मानवाधिकार आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है, याद रखिएगा। संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है। तो यह कैसी संस्था है? याद रखेंगे, स्वतंत्र विधिक संस्था है। कैसी संस्था है? स्वतंत्र विधिक संस्था है। स्वतंत्र विधिक संस्था है। स्वतंत्र विधिक संस्था है। संविधान में इसका देखिए, संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में हो। पूरे संविधान में कहीं भी आपको मानवाधिकार नाम का किसी भी अनुच्छेद में नहीं पढ़ेंगे, तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इस आयोग का वर्णन नहीं है। तो कैसा है? स्वतंत्र विधिक संस्था। स्वतंत्र विधिक संस्था का मतलब कि इसका गठन भारत सरकार ने, इसका गठन भारत सरकार ने, इसी भारत सरकार को बोलते हैं केंद्र सरकार। भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक नियम बनाकर किया। एक क्या किया? नियम बनाकर किया। ऐसे संस्था जो भारत सरकार या केंद्र सरकार नियम बनाकर करते हैं, उस संस्था को बोलते हैं स्वतंत्र या विधिक संस्था। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र या विधिक संस्था। संवैधानिक संस्था यह नहीं है, ठीक है, संवैधानिक संस्था यह नहीं है। देखिए, मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। यह क्या है? स्वतंत्र विधिक संस्था है। स्वतंत्र विधिक संस्था है, याद रखेंगे। भारत सरकार या केंद्र सरकार ने एक नियम बनाकर इसका गठन किया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यह बात क्या करता है? तो मानव के अधिकारों के लिए लड़ता है। मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। काम करता है। जैसे मान लीजिए आप मानव हैं, आपके बहुत अधिकार हैं। जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, एकांत में रहने का अधिकार है। कोनो आपके मुंहों पर लाके गोबर फेंक दे रहा है, कोनो आपको परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, तो आपका मानव का अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम इस आयोग की सहायता ले सकते हैं। आपका अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, जैसे मन करे तैसे करिए, जबरन मतलब विवाह करने का अधिकार है। अगर इस अधिकार का कोई हनन कर रहा है, तो आप मानव हैं, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आप इसका सहायता ले सकते हैं। फिलहाल छोड़िए, है ना, सब बढ़िया से कट जाए, वही है, सहायता है तो न लेना पड़े, वह ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, मानवाधिकार एक आयोग है, स्वतंत्र या विधिक संस्था है। क्या संविधान में वर्णन नहीं, यानी कि संवैधानिक संस्था यह नहीं है। याद रखेंगे, मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 2019 से डेटा चेंज हो गया है। मानवाधिकार में 2006 में एक बार संशोधन हुआ था और फिर 2019 में, तो अब जो हम डेटा पढ़ेंगे 2019 का पढ़ेंगे, ठीक है। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, और इन अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इन अध्यक्ष और इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इन अध्यक्ष और इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे, अध्यक्ष कहिए चाहे सदस्य कहिए, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति दिखाई दे रहा है? नीचे दे रहा है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति अपने मन से जिनको मन करता है उनको कर देते हैं? नहीं, राष्ट्रपति को एक समिति सिफारिश करती है कि यह व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में बैठने चाहिए। तो याद रखेंगे, इनके अध्यक्ष पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय लिख देते हैं, बढ़िया लगेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहां भी राष्ट्रीय आप लोग लगा लीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगर मैं पूछूं अध्यक्ष और सदस्य को कुल मिला देंगे तो कुल कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य, तो कुल मिलकर कितने सदस्य हो गए? 6।
पूछा जाएगा अध्यक्ष सहित मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 को बताएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति एक समिति के सिफारिश पर करते हैं, एक समिति की सिफारिश पर करते हैं, और यह लोग मिलकर इस समिति में कुल 6 लोग होते हैं, और यही 6 लोग जिनको कह देते हैं राष्ट्रपति, उनको मानवाधिकार के आयोग में डाल देते हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा वाले कहीं पीछे रहेंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष कहिए चाहे सभापति कहिए। लोकसभा विपक्ष नेता होते हैं, लोकसभा विपक्ष नेता होते हैं, तो राज्यसभा विपक्ष नेता कहे नहीं रहेंगे, राज्यसभा विपक्ष नेता। यानी कि यह 6 लोग मिलकर, यह 6 लोग अपने विचार से, विवेक से, दिमाग से राष्ट्रपति को, जिनको कहते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्ष और सदस्य में ले जाकर बैठा देते हैं, ले जाकर क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल, इन अध्यक्ष और सदस्य दोनों की बात कर रहे हैं। इन अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इन अध्यक्ष और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु होता है, जो पहले हो जाए। ध्यान से सुनिए, संशोधन 2019 में हो गया है। 2019 के पहले की आपके पास किताब होगी तो यहां लिखा होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष। याद रखेंगे, एक नया संशोधन है कि इनके अध्यक्षों या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब डेटा यही याद रखना, यही आता है पेपर में, 3 वर्ष या 70 वर्ष। देखिएगा, इनकी नियुक्ति, इसके में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, कुल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति अपने मन से कर देते हैं, नहीं, राष्ट्रपति इन 6 लोगों से सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष नेता, राज्यसभा विपक्ष नेता, यह लोग जिनको कहते हैं राष्ट्रपति, उनको यह जिम्मेदारी सौंप देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार में ले जाकर क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इनके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई व्यक्ति 69 साल पर कोई काम करना शुरू करे, 69 साल में कोई अध्यक्ष बनता है तो मात्र 21 साल रहेगा। यानी कि या तो 3 साल काम कर ले या तो 70 साल एज पूरा कर ले, इन्हीं में से इनका कार्यकाल होता है। और याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चाहे सदस्य अपना त्याग पत्र चाहे इनको पद से हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय, लिख लिया ना कार्यकाल, यहां लिख देते हैं भाई, कहेंगे लिखवा नहीं किए हैं। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या कितना वर्ष, 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र किसे देंगे, त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। या अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम कौन करता है, कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, जो नियुक्ति करेगा वही हटा सकता है। क्लियर है, इनको हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अरे हाँ ना जी, बोलिए ना, बिल्कुल, है ना। देखिए, इसको हिट करना है, पेपर में क्वेश्चन आता है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, एक बार देख लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर जरूरत पड़े उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्लियर है, चलिए अब जरा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। हो गया ना, लिख लें, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, 2 मिनट का 1 मिनट का समय ले लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। चलिए अब चर्चा पर आते हैं। जो एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, यह भी आपके पेपर का हिस्सा बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की योग्यता, है ना। लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं। आपने एक डाटा पहले जान लिया, क्या जान लिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने होते हैं, 1 और +5, है ना। राष्ट्रीय मानव लिख देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार, दिखाई दे रहा है जी, आयोग के
अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता। अध्यक्ष व एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य, 5 क्या होते हैं? सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता। देखिए इसमें जो एक अध्यक्ष होता है, अब डेटा हम 2019 के आंकड़ा के अनुसार पढ़ रहे हैं क्योंकि संशोधन हो गया इसमें। अब जो हम पढ़ेंगे वही हमारा सही होगा। इसमें जो एक अध्यक्ष होते हैं, इनकी जो योग्यता होती है, इनकी योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश या क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखेंगे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और 5 सदस्यों की योग्यता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिखाई दे ना रहा हो, है ना? सब ठीक है, अरे बढ़िया है एकदम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? तो जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, मुख्य न्यायाधीश। पहले था कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, केवल मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। अब हो गया है रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो चाहे रिटायर्ड अन्य न्यायाधीश हो, दोनों हो सकता है। याद रखेंगे इसकी अध्यक्ष की योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह जब अपना रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको मानवाधिकार आयोग बनाया जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। 5 सदस्य जो होंगे, ध्यान से समझेंगे, 5 सदस्यों का क्रम ऐसे चलता है, ध्यान से सुनिएगा। 5 सदस्यों में जो एक सदस्य होगा, इन 5 में जो एक सदस्य होगा, एक सदस्य वह किसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। यह एक योग्यता होगी, है ना? यह एक योग्यता होगी। और एक जो होगा यह सुप्रीम कोर्ट का अन्य सदस्य होगा। और बाकी कितने बचे? 1, 2 और बाकी 3 बचे। 3 जो होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जानकार होंगे। मानवाधिकार के प्रचंड जानकार होंगे, मतलब बहुत ज्यादा यह जानकार होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार के एक बेहतरीन जानकार होंगे। यह भी आप लोग लिख लेंगे अच्छी तरीके से। राष्ट्रीय मानवाधिकार के विशेष या प्रचंड जानकार होंगे। याद रखेंगे इसमें एक महिला होना अनिवार्य है। एक महिला जो 3 है, इन जो मानवाधिकार के जानकार हैं, इसमें एक महिला होना क्या है? अनिवार्य है। बताइएगा इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या कितना वर्ष? 3 वर्ष या 70 वर्ष? 65 में 3 वर्ष या 70 वर्ष। याद रखिएगा इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद, मानवाधिकार से रिटायर्ड होने के बाद, कितना लिखे सुनिए, है ना? रिटायर्ड होने के बाद, मानवाधिकार से रिटायर्ड होने के बाद किसी भी सरकारी यानी किसी भी केंद्र सरकार के नौकरी में या केंद्र सरकार के किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। पूछा जाता है किस संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड होने के बाद किसी अन्य सरकारी पद या किसी अन्य केंद्रीय पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो मानवाधिकार। भाई इतना बड़ा पद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार इतना बड़ा पद है। रिटायर्ड होने के बाद कौन काम करेगा? रेलवे का नौकरी करने जाएगा? तो इसीलिए सरकार ने कह दिया रिटायर्ड होने के बाद आप किसी भी तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, इतना याद रखना है। मानवाधिकार में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, पेपर का हिस्सा नहीं होता, याद रखेंगे, उसको नहीं याद रखेंगे। मानवाधिकार में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद होते हैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष, दिव्यांगजन कमिश्नर होते हैं। तो ये जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उनको पेपर ऊपर में नहीं आते हैं, उनको याद भी नहीं करना है। आगे आप देखिए, यही बस चीजें आपको पढ़ना था, इनको हटा कौन सकता है, यह चीजें भी आपको जानना था। और थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, यह तो हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। हमने पढ़ा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या पढ़े? स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, 1993 के तहत। पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, और पूछा जाता है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था रंगनाथ मिश्र। क्या नाम था? रंगनाथ मिश्र। याद रखेंगे, प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्र। देख लीजिएगा 2021 में इनका नियुक्ति हुआ था, एक बार चेक भी कर लीजिएगा कहीं बदले तो नहीं है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ये क्वेश्चन आते हैं अरुण कुमार मिश्र से। मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष बताएंगे तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। क्या बताएंगे? रंगनाथ मिश्र। और मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कोई पूछे तो क्या बताएंगे? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। 2021 से हैं, एक बार चेक कर लेंगे, यही है क्या? यही है ना। नेक्स्ट देखिए, आपने पढ़ लिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपने पढ़ लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या पढ़ना है? राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ना है। देखिएगा, अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। सुनिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ना है। देखें, अगर समझें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप जानते हैं, और जिसके साथ राष्ट्रीय लग जाता है यह पूरे भारत स्तर पर काम करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे भारत स्तर के मानव अधिकारों को देखता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए, यह सारी बातें राष्ट्रीय मानवाधिकार देखता है। इसी के साथ साथ आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या आता है? राज्य मानवाधिकार आयोग। प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग मानवाधिकार आयोग बनाया है, अलग अलग डेट में गठन हुआ है। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं तो पढ़ लेते हैं। राज्य मानवाधिकार पूछे, ध्यान से सुनिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग पूछे तो इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1996 को, 4 अप्रैल 1996 को। परंतु जब इसका गठन हुआ यह काम करना शुरू नहीं किया था। यह सही ढंग से, यानी कि पूरी तरीके से सरकार ने इसको मान्यता दी थी सन 2002 में। 7 अक्टूबर सन 2002 को पूरी तरीके से मान्यता मिली थी। तो पूछा जाता है कि इसको पूरी तरीके से मान्यता कब मिली थी, यानी कि यह प्रकाश में कब आया, इसने कार्य करना कब शुरू किया, तो 7 अक्टूबर सन 2002 को, 7 अक्टूबर सन 2002 को पूरी तरीके से कार्य करना शुरू किया। राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश जो है, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से काम करना शुरू किया था 7 अक्टूबर 2002 में। तो कभी कभी पेपर में यह देता है तो यह नहीं देता है, और जब यह देता है तो यह नहीं देता है। अपने अनुसार देख लेंगे क्या करना है। और इसका जो याद रखेंगे, जब आयोग है राज्य का तो इसका भी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहीं होगा। तो स्वाभाविक बात है, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों का मुख्यालय राजधानी में होता है। अगर भारत का रहे तो राजधानी दिल्ली में होगा। और याद रखेंगे, मानवाधिकार अगर उत्तर प्रदेश का है तो स्वाभाविक बात है राजधानी कहाँ होगा? लखनऊ में। तो इसका कहां पर है भाई? लखनऊ में। तो इस प्रकार से छोटा सा क्लास कंप्लीट, और पेपर में 1-2 क्वेश्चन आप बना कर आएंगे, गारंटी है। धन्यवाद।